हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। और मैं संगीता बिश्नोई। अभी तक हमने चैनल पे काफ़ी वीडियो अपलोड कर दिए गए और बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है कुछ लोगों ने, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को देखें, वीडियो लाइक करें और सारे वीडियो देखते हुए और चैनल को शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अभी हम शुरू कर रहे हैं जो कल हमने शुरू की कक्षा 7 के विज्ञान शुरू की है। उसमें हमने कल पहला चैप्टर पढ़ा था कक्षा 7 के विज्ञान का भोजन के अवयव। और आज हम कक्षा 7 के विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। कि प्राणियों में पोषण कैसे होता है, क्या होता है प्राणियों के पोषण में, तो वो हम पढ़ेंगे। तो प्राणियों के पोषण के अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण, अमीबा में संभरण एवं पाचन, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है, मानव में पाचन कैसे होता है और भोजन संबंधी अच्छी आदतें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राणियों में पोषण के बारे में। और इससे पहले एक बार फिर से बोल देती हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं प्राणियों में पोषण। तो सबसे पहला है भोजन का अंतर्ग्रहण, कि हम भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं। तो अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भोजन में जो अवयव होते हैं भोजन के, कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। ये जो भोजन के अवयव है ये क्या है, जटिल पदार्थ होते हैं ये भोजन में। तो इनका सबका हम लोग सीधे रूप में उपयोग नहीं कर सकते और उन्हें सरल पदार्थों में बदल कर उपयोग में किया जाता है। तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण जैसे जटिल पदार्थ होते हैं। इन जटिल पदार्थों को सीधे इस रूप में उपयोग नहीं लिया जा सकता, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदला जाना आवश्यक है। जटिल खाद्य पदार्थों के सरल पदार्थों में परिवर्तित होने या टूटने के क्रम को पाचन कहते हैं। तो जटिल खाद्य पदार्थ है जो सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। और सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित अन्य कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। पौधे सिर्फ और सिर्फ क्या है, पौधे ही है जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो मानव और बाकी प्राणी है वो अपने भोजन के लिए पादपों और आहार के लिए भोजन तो अपने पादपों पर निर्भर रहते हैं या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, जो कि जंतु भी पादपों पर निर्भर रहते हैं। तो कोई भी प्राणी मानव सहित अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा अपने आहार के लिए पादपों पर निर्भर रहने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव और अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे कि वे शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन करते हैं। जिस दिन हम भोजन नहीं करते हैं उस दिन हमारे शरीर में बहुत थकावट सी महसूस होती है, हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, हमें ऊर्जा की कमी महसूस होती है। तो जो भोजन करते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे कि हम शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन कर सकें। जंतुओं द्वारा अपने शारीरिक वृद्धि, विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। तो इस अध्याय में हम पोषण की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि पोषण किन किन विधियों से होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमीबा की, जो कि एक कोशिकीय की जीव है, उसकी बात करते हैं कि अमीबा में संभरण और पाचन कैसे होता है। तो अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका को घेरे हुए एक कोशिका झिल्ली होती है। इसमें एक गोल संघनन केंद्र और कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक संकुचनशील रसधानियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें, संकुचनशील रसधानियाँ पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। उसमें एक या एक से अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं, जिन्हें पादाब कहते हैं, जो इसे गति करने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। जो ये पादाब होते हैं वो भोजन करने में और गति करने में सहायक होते हैं। ये देखिए अमीबा है, ये अमीबा के साइड से जो निकले हुए हैं पादाब प्रवर्ध अंगुलियों के समान, ये भोजन करने में और गति करने में सहायक होते हैं। तो अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को आहार के रूप में ग्रहण करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो खाद्य कणों के चारों ओर पादाब विकसित करके उसे निगल लेता है।
खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य थैली में फंस जाते हैं। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो जब भी इसे अमीबा को भोजन का आभास होता है, ऐसा लगता है कि आसपास कोई भोजन है, कोई सूक्ष्म जीव है, तो ये खाद्य कण के चारों ओर अपने जो पादाब है, प्रवर्धन है, उनको विकसित करके उसको निगल लेता है और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य दानी में फंस जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। खाद्य दानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं और पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव और गुणन में काम आते हैं। बिना पचा हुआ पदार्थ है वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद है शाकाहारी अथवा घास खाने वाले जंतु जो भी है, उनमें पाचन कैसे होता है। तो घास खाने वाले कौन कौन से जंतु है? गाय, भैंस और अन्य शाकाहारी जंतु जो घास खाते हैं, उनके बारे में कि वो पाचन कैसे करते हैं। तो वे जब भी कुछ वैसे उस समय भी जुगाली करते रहते हैं जब वो घास नहीं खा रहे होते हैं। मतलब जब भी वो कुछ खा लेते हैं पशु तो उसके बाद वो क्या करते हैं? जुगाली करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस भोजन को पचाने की कोशिश करते हैं। तो पशु जब भी लगातार जुगाली करते हैं, जब वे घास नहीं खा रहे होते हैं, वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में इकट्ठा कर लेते हैं। तो पहले फटाफट खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि इंसान धीरे धीरे खाता है, वैसा नहीं खाते हैं। वो फटाफट सारी घास को खा लेते हैं और एक आमाशय के एक भाग में इकट्ठा कर लेते हैं। और आमाशय का ये भाग क्या कहलाता है? रूमेन कहलाता है, यानी कि प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल यानी कि कंड कहते हैं। तो जो रूमेन है यानी कि प्रथम आमाशय, उसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है, परंतु बाद में जंतु इसके छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं, यानी कि जुगाली करना कहते हैं। और ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं, यानी कि जो जंतु जुगाली करते हैं वह रूमिनेंट या रोमंथी जंतु कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सॉरी। घास में क्या होती है? सेलुलोज की अधिक मात्रा पाई जाती है, जो सेलुलोज क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और बहुत से जंतु और मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। सेलुलोज का पाचन करने वाले जंतुओं की आंत क्या होती है? बड़ी होती है। और रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत्र और वर्दांत्र के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंदनाल कहते हैं। भोजन में उपस्थित सेलुलोज का पाचन इसी अंदनाल में सेलुलोज को अपघटित करने वाले जीवाणु द्वारा किया जाता है, जो कि मनुष्य की आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। जो सेलुलोज को पचाने वाले हैं वो मनुष्य की आहार नाल में जीवाणु अनुपस्थित होते हैं और जंतुओं की आहार नाल में वो उपस्थित होते हैं। और जुगाली करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? रूमिनेट्स कहलाते हैं। ये देखिएगा, गाय का पाचन तंत्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें ग्रसनी दी हुई है। ग्रसनी से रूमेन यानी कि प्रथम आमाशय में जाता है। उसके बाद में पूरा ये आमाशय दिया हुआ है, रूमेन छोटा सा, जिसमें प्रथम आमाशय, उसके बाद में पीछे अंदनाल और क्षुद्रांत्र और वर्दांत्र। फिर है मानव में पाचन। तो मानव में पाचन देखने से पहले मानव का पाचन तंत्र देख लेते हैं। सबसे पहले मुख है, मुख के बाद में ग्रशिका, फिर यकृत, फिर आमाशय, यकृत के पास पित्ताशय, फिर वर्दांत्र, क्षुद्रांत्र और अपेंडिक्स। ये मानव का पाचन तंत्र। तो मानव में पाचन कैसे होता है? तो मानव अपने मुख द्वारा भोजन का ग्रहण करते हैं और आहार नाल में इसे पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार नाल का बिना पचा हुआ भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। तो हम मनुष्य शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है, इसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। तो भोजन एक सतत नली से गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। ये नली क्या कहलाती है? आहार नाल कहलाती है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि मनुष्य की आहार नाल को कितने भागों में बांटा गया है? मुख गुहिका, ग्रास नली यानी कि ग्रशिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र, छोटी आंत, वृहदांत, बड़ी आंत, मलद्वार अथवा गुदा। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी कि पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता रहता है, यानी कि एक क्रम से होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत्र और आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि पाचक रस स्रावित करती है।
पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल और संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का पाचन कैसे होता है वो देखते हैं। मुख और मुख गुहिका। तो भोजन का अंतर्ग्रहण हम किसके द्वारा करते हैं? मुख के द्वारा। और आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है और आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। मुख गुहिका में दांत पाए जाते हैं। मुख गुहिका में दांत पाए जाते हैं, इसमें एक ऊपरी जबड़ा होता है और एक निचला जबड़ा होता है। और दांत के 4 प्रकार होते हैं: चर्वणक, अग्रचर्वणक, रत्नक और कृतंक। और सभी दांत एक जैसे नहीं होते। चर्वणक, अग्रचर्वणक, रत्नक और कृतंक, इन सबकी संरचनाएं अलग अलग होती है। तो दांतों के जो प्रकार है उनकी क्या विशेषताएं हैं? दांतों के प्रकार। तो कृंतक दांत ऊपरी जबड़े में भी 4 होते हैं, निचले जबड़े में भी 4 होते हैं। इनकी योग्यता और विशेषता क्या है कि 8 हो गए ये पूरे, और ये धारदार होते हैं। इनका उपयोग है भोजन को काटना। रत्नक ऊपरी जबड़े में 2 होते हैं, निचले जबड़े में भी 2 होते हैं। ये नुकीले होते हैं, भोजन को चीरना फाड़ना। अग्रचर्वणक 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचले जबड़े में, यानी कि खुरदरे होते हैं। ये 8 हो गए, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। चर्वणक ऊपरी जबड़े में 6, निचले जबड़े में 6 खुरदरे होते हैं, भोजन को चबाने का कार्य, यानी कि 16 दांत ऊपरी जबड़े में और 16 दांत निचली जबड़े में, यानी कि टोटल 32 दांत। और मिठाइयाँ और दंतशय। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनमें से हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत और मुख साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल का निर्माण करते हैं। ये अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं और इसे दंतशय कहते हैं। और यदि समय रहते इनका उपचार ना किया जाए तो दांतों में असहाय पीड़ा होने लगती है और चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय पदार्थ, चीनी युक्त मिठाई और अन्य पदार्थ दंतशय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दांतुन करना चाहिए और कुछ खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली या बिना धुली हुई वस्तु कभी नहीं डालनी चाहिए, इससे दंतशय होने का खतरा रहता है। दांत खराब होने का खतरा रहता है, और ज़्यादा दंतशय हो जाए, दांत खराब हो जाए तो दांत टूटकर गिर भी सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे। हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो कि लार रस का स्रावण करती है। जब हम भोजन को चबाते हैं तो लार ग्रंथियों से लार निकलकर भोजन में मिलती है, और लार मिलने से भोजन एक लुगदी नुमा यानी कि लसलसा हो जाता है। और यहीं से यानी कि मुख गुहा से भोजन का आंशिक पाचन शुरू हो जाता है। दांतों से चबाने के बाद में उसमें एक जो लार ग्रंथि होती है, जब दांतों से चबाते हैं तो उसमें चबाते चबाते वो भोजन क्या होता है? लसलसा हो जाता है। जो लार ग्रंथियों से लार मिल के भोजन में मिलती है, उस कारण भोजन लसलसा हो जाता है और यहाँ से भोजन का आंशिक पाचन प्रारंभ हो जाता है। क्यों लसलसा क्यों हो जाता है? क्योंकि ऐसे भोजन को निगलने में आसानी होती है। और जीभ इसमें बहुत सहायता करती है। जीभ क्या है? हमारे शरीर का एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ा हुआ होता है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और ये किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। तो जीभ का क्या कार्य है? जीभ का बोलने के लिए हम उपयोग करते हैं। ये भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है और भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। और जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिसके द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। स्वाद कलिकाएं नहीं होने पर हमें किसी भी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं होता है। फिर है भोजन नली यानी कि ग्रशिका। मुख गुहिका से भोजन ग्रशिका में जाता है। ग्रशिका गले और वक्ष से होती हुई जाती है। मुख गुहिका में भोजन का आंशिक पाचन हो गया, उसके बाद जो लसलसा भोजन है वो ग्रशिका में जाता है और ग्रशिका क्या है? गले और वक्ष से होती हुई गुजरती है। ग्रशिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। ग्रशिका की भित्ति क्या होती है? संकुचित होती रहती है, जिसके कारण भोजन सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है और ये गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। संपूर्ण आहार नाल है वो क्या? इकट्ठी होती रहती है, इस कारण सारा भोजन है वो क्या होता है? नीचे की ओर गति करता है, नीचे जाता रहता है। और कभी कभी हमारा आमाशय क्या है? ऐसे भोजन को स्वीकार नहीं करता और वो हमें उल्टी हो जाती है। उल्टी करके हमें बाहर निकालना होता है। इसमें पूछा है ऐसी घटना याद कीजिए जब आपको उल्टी हुई हो, इसका कारण के विषय में सोचिए। तो मुझे अभी याद नहीं करना क्योंकि मेरी तबीयत इन दिनों बिल्कुल ठीक नहीं है और मेरे को ये काम रोज़ हो रहा है। तो
इसके बारे में तो बात ही नहीं करनी। वमन, उल्टी को हिंदी में वमन कहते हैं। अब इस टॉपिक को छोड़ो, आगे पढ़ते हैं क्योंकि ये भी बहुत गंदा टॉपिक है मेरे लिए। फिर है आमाशय। आमाशय मोटी भित्तियुक्त एक थैलीनुमा संरचना है। ये एक चपटा और यू आकृति का होता है और आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ये एक और ग्रशिका यानी कि ग्रास नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है और दूसरी ओर से शुद्रांत्र में खुलता है। आमाशय की आंतरिक सतह श्लेष्मा, आमाशय की जो आंतरिक सतह वो क्या क्या करती है? श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस का स्त्रावण करती है। जो आमाशय की आंतरिक सतह होती है वो श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस का स्त्रावण करती है। श्लेष्मा क्या करता है? आमाशय की आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करता है और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो अनेक प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करता है जो कि भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और साथ ही माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे कि पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। और जो पाचक रस से स्रावित होते हैं यानी कि उनको जठर रस भी कहते हैं, ये प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। तो ये देखिए आमाशय की संरचना। आमाशय, अगला भाग आमाशय का ग्रशिका से जुड़ा हुआ है। फिर ये आमाशय ऐसी यू आकार की, उल्टे यू आकार की जैसी संरचना होती है। तो जो आमाशय की जो आंतरिक सतह है वो श्लेष्मा स्त्रावित करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित करती है, पाचक रस स्त्रावित करती है। तो श्लेष्मा क्या करती है? आमाशय की आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करती है। अम्ल क्या करता है? ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो कि भोजन के साथ आमाशय में पहुंच जाते हैं। और पाचक रस प्रोटीन पदार्थों को यानी कि प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। फिर है शुद्रांत्र। शुद्रांत्र क्या है? लगभग 6 से 8 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है, यानी कि अत्यधिक कुंडलियां हैं उसमें, 6 से 8 मीटर लंबी है। ये यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। ये पित्त रस का स्त्रावण करती है जो कि एक थैली में संग्रहित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। और यकृत क्या करता है? यकृत पित्त रस का स्त्रावण करता है जो कि एक थैली में संग्रहित होता है, इसलिए इसे पित्ताशय कहते हैं। और पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो कि आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है। जो अग्नाशय से रस स्रावित होता है उसे अग्नाशयिक रस कहते हैं, और क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है और उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। और उसके बाद में आंशिक रूप से पचा भोजन शुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है और जहां आंतर रस से क्रिया करके पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। फिर है शुद्रांत्र में अवशोषण। ये देखिए शुद्रांत्र जो लाल लाल कलर की है, 6 से 8 मीटर लंबी वलयाकार यानी कि कुंडलित नली है। फिर है पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली की समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें कि रसांकुर या दीर्घग्रोम कहते हैं। दीर्घग्रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। दीर्घग्रोम क्या होते हैं? पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण करते हैं, यानी कि उसके लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घग्रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला हुआ होता है। दीर्घग्रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहाँ इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है। जो कोशिकाओं में ग्लूकोज होता है उसका विघटन ऑक्सीजन की सहायता से किस में हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता और अवशोषण नहीं होता वह वर्धांत्र यानी कि बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। नाम इसका बड़ी आंत है लेकिन ये छोटी आंत के मुकाबले छोटी होती है और चौड़ी होती है। तो वर्धांत्र शुद्धांत्र की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य होता है जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है और अर्धठोस मल के रूप में बाहर निकलता है।
समय समय पर गुदा द्वारा ये मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। उसके बाद है ORS का घोल पीना चाहिए जब हमें दस्त निकल जाए, यानी जो भी हमें खाद्य पदार्थ होता है उसकी विषाक्तता के कारण, अपचन के कारण या संक्रमण के कारण ये स्थिति हो जाती है। कभी कभी दस्त लगने लग जाते हैं और ये चरम अवस्था में बहुत घातक भी होता है, कभी कभी जान भी ले सकता है। तो इसके लिए हमें ORS का घोल पीना चाहिए, जीवन रक्षक घोल, या फिर ठंडे किए हुए पहले पानी को उबालकर जो पानी उसको ठंडा करके उसमें चुटकी भर नमक और चीनी डालकर पीना चाहिए। तो उसके बाद है भोजन संबंधी अच्छी आदतें क्या है। तो भोजन संबंधी अच्छी आदतें, भोजन करने से पहले और बाद में हाथ व मुंह अच्छी तरह से साफ करने चाहिए। भोजन स्वस्थ स्थान पर बैठकर करना चाहिए। हमेशा ताज़ा और ढका हुआ भोजन करना चाहिए। निश्चित समय पर भोजन करना चाहिए। भोजन स्वस्थ मन से तनाव मुक्त रहकर धैर्यपूर्वक करना चाहिए। संतुलित भोजन करना चाहिए। भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। भोजन में रेशेदार पदार्थ तथा हरी सब्जियों का सलाद के रूप में सेवन करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक कभी भोजन नहीं करना चाहिए और सभी प्रकार का भोजन रुचिपूर्वक करना चाहिए। भोजन करते समय बात नहीं करें और भोजन करने के लगभग 1 घंटे बाद में पानी पिएं। भोजन को कभी भी जूठा ना छोड़ें, कभी भोजन को वेस्ट ना करें, क्योंकि भारतीय ग्रंथों में इसे अन्न देवता कहा गया है। लेकिन इस अन्न देवता तो कहा ही गया है, इसके साथ में अगर हम भोजन को लेकर व्रत छोड़ेंगे तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको भोजन नहीं मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी भोजन को जूठा नहीं छोड़ें। उसके बाद है ये कुछ योग दिए हुए आसन, जिन्हें करने से हमें भोजन संबंधी जो भी बीमारियां हैं, कुछ अपच की, एसिडिटी की, कब्ज की, गैस की, वो नहीं होती। यानी कि वज्रासन, भोजन करने के बाद हमें ऐसे बैठना चाहिए ताकि हमें एसिडिटी, कब्ज, गैस आदि नहीं हो। तो इस पार्ट में पढ़ा हमने भोजन का पाचन। तो इसके मैंने शॉर्ट नोट भी बना रखे हैं कुछ, जिसको मैंने चित्र के द्वारा और सारणी के ज़रिए समझा रखा है एकदम। तो उसको भी मैं कल या परसों तक अपलोड कर दूंगी। जो भोजन का पाचन है, यानी कि मनुष्य का पाचन तंत्र, कुछ एक छोटे से एक पेज में मैंने समझा रखा है कि किस किस का क्या कार्य होता है, क्या स्रावित करता है, कौन सा रस स्रावित होता है। वो मैं कल या परसों तक डाल दूंगी वीडियो। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैंने 2-3 दिन का समय मांगा है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा सारे के सारे, और सपोर्ट करते रहिएगा। जो वीडियो डाल रही हूँ वो देखते रहिएगा। 1 तारीख तक सारे वीडियो एकदम ऑफिशियली जैसे कि आने चाहिए वैसे आ जाएंगे। 6-7 ओनली जो छोटी क्लासेस हैं इनके वीडियो नहीं आएंगे। जो रीट के लिए, कांस्टेबल के लिए, पटवार के लिए जो है, जैसे कि लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम डेट आ गई तो कुछ उससे रिलेटेड नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या करना है, वो रीट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, रीट की जो शिक्षण विद्या उनके लिए क्या पढ़ना चाहिए, ये सब। क्योंकि कह रहे हैं कि रीट का सिलेबस चेंज होगा, कुछ भी चेंज हो जाए लेकिन जो जितना पहले था उतना तो वो रहेगा। हिंदी होगी, उसमें गणित होगी, विज्ञान होगी, शिक्षण विद्या होगी। अगर होगा कुछ चेंज तो उसमें कुछ ऐड ही होगा, जो पहले है उसमें से कुछ कम नहीं होगा। और इसके साथ में राजस्थान पुलिस का सिलेबस तो आ ही रखा है और उसकी एग्ज़ाम भी कह रहे हैं कि जल्दी करवाई जाएगी। तो मैं वो भी, उसके लिए भी सारा कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊँगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि अभी स्कूलें खुल चुकी है तो थोड़ा उसमें भी बिज़ी हैं। और बड़े दिनों बाद वापस आए हैं लॉकडाउन के बाद में, तो घर की साफ़ सफाई में भी थोड़ा बिज़ी हूँ। अभी तक घर भी पूरा साफ़ नहीं हुआ है। बहुत सारी मिट्टी है, बाड़मेर में बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है, तो बहुत घर बहुत गंदा हो रखा पूरा का पूरा। तो अभी 2 दिन से वही काम कर रही हूँ, लेकिन अभी तक घर पूरा साफ़ नहीं हुआ। 2 दिन इसमें और लग जाएंगे। और इसमें स्कूल भी जाना होता है, सिर्फ आज की छुट्टी भी नहीं, संडे था, इसलिए 2 दिन से एक वीडियो आ रहे हैं। लेकिन 1-2 दिन ऐसा होगा, उसके बाद में वापस हम लोग कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ये था कक्षा 7 की विज्ञान का दूसरा चैप्टर। तो ज़रूर पढ़िएगा ये चैप्टर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। तो अभी का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।